आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा और समाज का इकाई 4 जिसका नाम है समकालीन भारत और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अर्थात प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना पूरे इंडिया में, पूरे भारत के कोने कोने में प्राथमिक शिक्षा को फैलाना या फिर वहां पर जो है हर बच्चे को प्राथमिक तक की शिक्षा मिल जाए, इसके लिए मिशन लाया गया। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम प्राथमिक शिक्षा, इसका परिचय, उद्देश्य और विभिन्न कालों में इसका इतिहास, मतलब किस टाइम पे कितना इसका इतिहास रहा है। और क्योंकि ये हमारा यूनिट है समकालीन भारत का, तो हम भारत आजाद होने के बाद जो भी मिशन आए हैं और उसमें प्राथमिक शिक्षा को क्या स्थान मिला है, सिर्फ उस बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा क्या है। प्राथमिक यानी प्रथम या सबसे पहले प्राप्त होने वाली शिक्षा होती है स्कूल की। इसे मुख्य शिक्षा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे का बेस तैयार होता है। ये नींव या आधार होती है, जैसा कि मैंने कहा अभी। इसमें भाषा का विकास होता है और अगर मैं संख्यात्मक रूप से कहूं तो 5 साल से 12 साल तक का जो बच्चा होता है वो प्राइमरी लेवल की स्टडी करता है। आगे चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ते हैं। तो उद्देश्य कुछ इस प्रकार थे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सौंदर्यात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सबसे पहला जो एम था वो है सर्वांगीण विकास करना। सेकंड थिंग, अच्छी नागरिकता के लिए व्यक्ति को तैयार करना और देश की परंपराओं और संस्कृति के लिए आदर व निष्ठा का भाव उत्पन्न करना। विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बोध का विकास करना, तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, श्रम के प्रति निष्ठा भाव उत्पन्न करना और व्यवहारिक और क्रियात्मक अनुभव प्रदान करके भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो ये हो गए उद्देश्य। अगला जो टॉपिक था इसके अंदर वो था विभिन्न कालों में इसका इतिहास, जो कि मैंने यहाँ पे काट दिया, नहीं करा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो इकाई 3 हमने किया था उसमें हमने हर एक मिशन को बहुत ही डीपली पढ़ा था। बस आपको क्या करना है कि वहीं से जितने भी मिशन आपने पढ़े थे, जो हमारा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, फिर 86 था, फिर पीओए था 1992 का, ठीक है, कोठारी कमीशन था, उसके बाद जो हमारा 2009 का आरटीई था वो राइट टू एजुकेशन, इन सभी को आप इसमें लिखेंगे प्राइमरी एजुकेशन में, बस और कुछ नहीं करना। तो ऑलरेडी आप इकाई 3 में उसे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक आयाम। देखिए, जो हम अभी मानते हैं कि अभी जो शिक्षा नीति आई हुई है वो अभी तक लागू नहीं हुई, तो जो काम कर रही है बेसिकली वो शिक्षा अधिकार नियम हमारा 2009 ही है जो अभी काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि वर्किंग है। तो यहाँ पे आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है इस यूनिट में कि इस गुणात्मक और मात्रात्मक आयाम क्या थे, मतलब क्या क्या है इसके अंदर। बेसिकली जो संख्याओं को रिलेटेड है, संख्याओं से रिलेटेड है और गुणों से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और अपने आप में एक क्वेश्चन कवर करता है। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है कि 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय होगा। ये तो आपका संख्यात्मक हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्स लिखा हुआ है, गुणात्मक और संख्यात्मक। आप चाहे तो इसे अलग अलग करके भी अपने एग्जाम्स में ले सकते हैं। संख्यात्मक अलग कर लीजिएगा जिनमें संख्याएं आएंगी और गुणात्मक अलग, मर्जी है आपकी। सेकंड थिंग कि दाखिला के समय कोई अनुदान राशि नहीं मांगी जाएगी और अभिभावकों का कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। आप चाहे तो इस वाले पॉइंट को अलग से भी लिख सकते हैं जो मैंने साथ में लिखा है, अगर आपको पेपर में दूसरे पॉइंट्स याद नहीं आते हैं तो। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। कागजों की कमी के कारण दाखिला नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी हर एक बच्चा जो कि 5 से 12 साल की उम्र का होगा, 12 नहीं सॉरी, हाँ 12, 10, 12 मान लीजिए, उसको जो है प्राइमरी वो पढ़ रहा हो, कोई घर पे ना बैठा हो। यही तो उद्देश्य है इसका। तो इसलिए ये सारी जो है नीतियां हमारे 2009 के शिक्षा जो कानून आया उसमें लाई गई हैं।
प्रवेश परीक्षा के लिए कोई विवश नहीं किया जाएगा किसी को कि एंट्रेंस एग्जाम दो फिर ही एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कक्षा 8 तक ना रोकना और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा, नाम भी नहीं कट सकता बच्चे का और ना ही उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। 30 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना चाहिए और हर शिक्षक को एक कक्षा मिलेगी और जो मुख्य अध्यापक होगा उसको एक अलग से कमरा दिया जाएगा यानी ऑफिस। निजी शिक्षण गतिविधियों में कोई भी शिक्षक भाग नहीं लेगा यानी ट्यूशन काम नहीं करेगा, जो भी टीचर्स यहाँ पर काम करेंगे। लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए जाएंगे। मानसिक यातना और शारीरिक दंड पर रोक लगा दिया गया। शिकायत निवारण हेतु स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया। निजी विद्यालय में 25% गरीब बच्चों के लिए जो है आरक्षित की गई सीट। अगला है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी की। 6ठे वर्ष से पूर्व यानी 6 वर्ष से पूर्व जो बच्चा होता है उसे विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाएगी। जहां तक संभव हो मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। बालकों में संविधान का मूल्य विकास किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली को भयमुक्त बनाया जाएगा और बच्चों की समझने की योग्यता का लगातार विश्लेषण किया जाएगा। तो ये सारे थे गुणात्मक और मात्रात्मक पहलू हमारी शिक्षा नीति है 2009 की उसके। आगे हमारा टॉपिक है समस्याएं। अब ये कौन सी समस्याएं हैं? हमारा यूनिट क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंदर समस्याएं हैं हम वो पढ़ेंगे। उन समस्याओं का कारण और उपचार क्या है वो पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक नहीं जरूर आएगा। यहाँ पे 6 सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं जो कि 6 के 6 मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहली जो समस्या है वो है गैर नामांकन यानी नॉन एनरोलमेंट। बच्चों का एडमिशन ही नहीं होता। बच्चे ऐसे भी होते हैं कई जिनका एडमिशन ही नहीं हो पाता। रीजंस क्या है, कारण क्या है? अभिभावकों का निरक्षर होना, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो वो शिक्षा को भी महत्व नहीं देते। परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का निम्न होना, उचित दूरी पर विद्यालय का न होना, विद्यालय में बालकों की उचित देखरेख न होना, बालकों को शारीरिक दंड देना और नामांकन के लिए धनराशि की मांग करना। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है नामांकन नहीं हो पाता बच्चों का। समाज द्वारा लैंगिक भेदभाव, बॉयज को तो एडमिशन दिला देते हैं, गर्ल्स को नहीं दिलाते। और नामांकन प्रक्रिया अजटिल होना यानी जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए भी पेरेंट्स जो है एडमिशन नहीं करवाते। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब बात करेंगे इनके उपचार की। तो सीधी सी बात है, अगर इन कारणों को खत्म कर दिया जाए तो वही इसके उपचार हो जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे 2-3 उपचार लिख दिए हैं। बाकी आप अपने एग्जाम में ऐसे ही करेंगे कि हर एक कारण को उठाएंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे तो वो आपका उपाय बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था ना उचित दूरी पे विद्यालय का ना होना, तो मैंने सुझाव में कर दिया उचित दूरी पर विद्यालय की स्थापना कराना, ठीक है, और उचित देखरेख करवाना, शारीरिक दंड पर रोक लगाना, कारणों का निवारण। कि जितने भी ये कारण दिए गए हैं इन सब का निवारण कर दीजिए तो यही इसके उपचार या सुझाव हो जाएंगे। अगली समस्या देखते हैं। अगली समस्या है हमारी स्कूल ड्रॉप आउट, विद्यालय छोड़ना। कई बार बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, एडमिशन तो ले लिया लेकिन फिर आना छोड़ दिया। इसके क्या रीजन होते हैं? इसके 2 रीजन है बेसिकली। मोटे तौर पर देखें तो आंतरिक कारक और बाहरी कारक। आंतरिक के अंदर आ जाएगा विद्यालय की सुविधाएं अच्छी ना हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ना अच्छी हो और बालक के अनुभव अच्छे ना हो, एक्सपीरियंस अच्छा ना हो स्कूल में, विद्यालय की कम संख्या और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध ना हो। इसके साथ साथ बाहरी कारक कौन से हो सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है ना, परिवार, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, अभिभावकों और निरक्षर होना, निम्न खाद्य उपलब्धता, घर में खाना ही नहीं है तो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम जागरूकता और भी बाकी कई सारी मजबूरियां हो सकती है। तो ये थे हमारे कारण। आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज एक एक करके अलग भी ले सकते हैं या आंतरिक और बाहरी करके भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे उपचार की। सॉरी। तो सेम वही काम होगा। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, जैसे इस संगठनात्मक सुझाव। संगठनात्मक सुझाव के अंदर क्या होगा कि कुछ संगठन बनाए जाएंगे, एनजीओज बनाए जाएंगे जो ये देखेंगे कि बच्चे विद्यालय क्यों छोड़ रहे हैं और उसके बाद उन कारणों का पता लगाकर निवारण करने की कोशिश करेंगे। शैक्षणिक उपाय अपनाए जाएंगे यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है अच्छा किया जाएगा, विद्यालय की सुविधाएं अच्छी की जाएगी और फिर प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे ताकि बच्चा स्कूल आए।
सामुदायिक सहभागिता, जो हमारा समुदाय है वो भी क्या करेगा, इसमें सपोर्ट करेगा और अन्य कारणों का पता लगाकर भी निदान करेंगे। तो ये इसके उपचार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तीसरी जो समस्या है वो है काम चोरी यानी कि ट्रुएंसी। इसका मतलब होता है लगातार अनुपस्थित रहना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है लगातार अनुपस्थित रहना। जैसे कुछ बच्चे ने एडमिशन भी ले लिया, आते हैं लेकिन कंटिन्यूअस वो एब्सेंट रहते हैं, कभी कभी आते हैं और फिर लंबी छुट्टी कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, बालकों का उचित रिकॉर्ड ना रखना। अगर बच्चों की टेंडेंसी नहीं होती तो बच्चा सोचता है क्या फायदा आने से, मतलब पता ही नहीं चलेगा टीचर को मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, है ना। और शिक्षकों द्वारा बालकों को उचित सम्मान न मिलना, टीचर से इंटरेस्ट नहीं लेते, बच्चों को सम्मानित नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते। अभिभावकों को जानकारी न देना, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं या कहीं और ही जा रहे हैं। अनावश्यक दंड देना जिससे बच्चा स्कूल आना बंद कर देता है। परिवार द्वारा ध्यान न देना, अभिभावकों द्वारा शिक्षा को महत्व न देना, विद्यालय और वातावरण अरुचिकर होना। तो ये थे इसके कारण। अगर इनकी निवारण की बात करें तो इन्हीं चीजों को उल्टा करके पलट दीजिए। जैसे कि शिक्षा में नवीन तकनीकी प्रयोग करना, शिक्षक अभिभावकों द्वारा सम्मान देना, शिक्षा के प्रति जागरूकता और सभी जगह लाना, बाकी के कारणों का भी निवारण करना। चौथा जो हमारा समस्या है सार्वभौमिकरण में वो है शारीरिक दंड या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसके रीजन क्या होते हैं, शिक्षण के परंपरागत उपाय अपनाना, यानी पुराने टाइम पे क्या होता था, दंड दिया जाता था बच्चे को पढ़ाई के टाइम पे, है ना, उसी तरीके से अपनाना। नवीन शिक्षण प्रणाली से अवगत ना होना, टीचर को नहीं पता कि मॉडर्नाइज कैसे हो गया है स्टडी, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है। व्यक्तिगत गुस्सा शिक्षकों का, कई बार शिक्षक जो होते हैं अपने पर्सनल दुश्मनी वहां जा निकाल रहे होते हैं, या घर की कोई प्रॉब्लम है, उन्हें इरिटेशन है, वो बच्चे पर निकाल देते हैं। हिंसावादी व्यवहार होता है कई बार कुछ टीचर्स का, और दबाव प्रबंधन की रणनीति से अपरिचित होते हैं टीचर, उन्हें नहीं पता कि कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है। तो ये कारण हो सकते हैं शारीरिक दंड के। तो इनका उपचार क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे। शिक्षकों को संवेदनशील होने के प्रति प्रेरित करना, है ना, बालकों की व्यक्तिगत समस्या व व्यवहार को समझना, अहिंसावादी आचरण होना चाहिए टीचर्स का, और दबाव प्रबंधन रणनीतियों से अवगत होने चाहिए टीचर्स। पांचवी समस्या है कन्या शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसके रीजन क्या है, रूढ़िबद्ध सोच, बाल विवाह, है ना, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। सामाजिक असुरक्षा, डर, भेदभाव, इन सब चीजों से जो है एक लेडी या फिर एक जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती है उसको हम स्कूल नहीं भेजते हैं। आर्थिक सामाजिक निम्न स्थिति होना, व्यवस्थाओं की कमी, गृहिणी सामाजिक नजरिया, समाज उसको हाउसवाइफ की तरह ही देखता है हमेशा, और अभिभावकों की निरक्षरता कि जब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो वो नहीं समझते एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को। तो इस उपचार में हम उल्टा कर देंगे। क्या क्या करेंगे हम कि कन्याओं के लिए मुफ्त कर देंगे सारी चीजें, सारी शिक्षा, सारे साधन और यातायात की सुविधा करेंगे। मीडिया द्वारा कन्या की बेहतर छवि को प्रस्तुत करेंगे कि महिलाएं भी कम नहीं हैं, वो भी कर सकती हैं जो चाहें, देश में अपना योगदान दे सकती हैं। महिला शिक्षा प्रशिक्षण हम बढ़ा देंगे और आवश्यक सुविधाएं व व्यवस्था करेंगे, और बाकी के कारणों का भी निवारण करेंगे। छठी और आखिरी समस्या जो आपके सिलेबस में वो है अपव्यय तथा अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपव्यय। तो ये क्या होता है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय बीच में छोड़ देता है तो वहां पे जो टाइम लगा, टाइम पीरियड लगता है ना उसका, और टाइम तो लगा ही, साथ में मेहनत भी लगती है, टीचर ने उतना पढ़ाया लेकिन अब वो बेकार हो गया, तो उसे ही हम कहते हैं अपव्यय। इसके रीजंस क्या क्या है, उचित प्रबंधों की कमी होना, निरक्षर अभिभावक वही, प्रशासन की अनुपयुक्तता, वित्तीय स्थिति का खराब होना, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का होना। बात करें सुझावों की तो हम इसका उल्टा कर देंगे, पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे, शैक्षिक ढांचे में बदलाव करेंगे, अभिभावकों की जागरूकता होनी चाहिए, प्रशासन में बदलाव आएगा, और सामाजिक दोषों का निष्कासन करेंगे। अगला था अवरोधन। अवरोधन क्या होता है, उचित कार्यकाल की बजाय अधिक समय लेना। जैसे कि बच्चा उसकी प्राइमरी 5 साल में हो जानी चाहिए तो वो 7 साल लगा रहा है, फेल हो जा रहा है या फिर एडमिशन नहीं ले रहा है। तो इस क्या क्या कारण है, बोझ युक्त व अरुचिकर पाठ्यक्रम, कई बार बच्चे को रुचि नहीं आती तो वो पढ़ता नहीं है। उपयुक्त दाखिला नियमों की कमी, कई बार बच्चे एडमिशन ही नहीं हो पाता, उसका साल बर्बाद हो जाता है। अनुचित वातावरण, शारीरिक अक्षमता, प्रशिक्षण प्रतिरूप दोष। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे अवरोधन के, इसको उल्टा कर दीजिए तो बन जाएंगे इसके सुझाव और उपाय।
तो ये थे हमारी समस्याएं। अगला हमारा टॉपिक है इस यूनिट वो है दुर्गम पहुंच के लिए रणनीतियां। दुर्गम पहुंच यानी कि जहां पे कोई चीज मुश्किल से पहुंचे तो हम कैसी ऐसी नीतियां अपनाएं कि वो चीज वहां आसानी से पहुंच जाए। जैसे प्राथमिक विद्यालय में अगर बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं और कुछ ऐसे रीजन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम कैसे उसको ठीक करें। तो सबसे पहला हमारा आता है वैकल्पिक विद्यालय। अल्टरनेटिव स्कूल्स की स्थापना की गई है। एग्जाम्पल के लिए आप NIOS को देख लीजिए, जैसे कि ओपन स्कूल्स होते हैं ना। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए हमने व्यवस्था और कर दी NIOS, वो ओपन से पढ़ाई कर सकता है ना। आफ्टर 12th भी, ग्रेजुएशन भी SOL से करते हैं बच्चे, तो वही सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद आता है सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज करिकुलम। ये क्या है? एक्चुअली में ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो कि 6 महीने से ज्यादा के नहीं होते। तो ऐसे में बच्चा 6 महीने तक कोई कोर्स फिर कोई ना कोई जॉब ले सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। अगला है हमारा सामुदायिक गतिशीलता यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इसमें क्या होती है? समुदाय की भूमिका होती है। जो हमारी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं सहयोग देती है शिक्षा में, व्यक्तिगत स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी। शाला मानचित्र मतलब स्कूल मैपिंग। अब स्कूल मैपिंग का ये मतलब नहीं है कि स्कूल का नक्शा तैयार करना, बल्कि जहां पे स्कूल बनेगा ना वहां के आसपास के स्थान का निरीक्षण करना। जैसे इसकी वहां का रोड, सड़कें कैसी हैं, विलेज वो गांव कैसा है। एक तरह से ये कच्चा मैप होता है, कच्चा मानचित्र होता है। ठीक है। अगला है हमारा बहुस्तरीय योजना यानी मल्टी लेवल की प्लानिंग। इसमें क्या होती है कि योजनाएं जिसमें लोगों की सीधी भागीदारी होती है। स्तरीय कार्य यानी कि हर लेवल पर जो हमारी सत्ता है या शासन में बैठे लोग हैं वो काम करेंगे। जैसे कि केंद्र जो है वो नेशनल लेवल पर शिक्षा के लिए काम करेगा, राज्य सरकार स्टेट लेवल पे करेगी, फिर जिला सरकार करेगी, ब्लॉक वाइज होगा, फिर गांव में जो पंचायत होंगे वो गांव की विद्यालय और देखरेख की सुरक्षा करेंगे। इससे क्या होता है कि सारा काम जो है वो बेटर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा छठा प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल। की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल का मतलब होता है मतलब प्राइमरी से भी जो पहले होता है, जैसे ये रहा ECCE, फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड और जो एजुकेशन है हमारा चाइल्डहुड से भी पहले का जो होता है वो। इसमें क्या होता है 8 वर्ष से पूर्व की शिक्षा की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है कि 8 वर्ष होने तक अब बच्चा जो है क्या क्या सीखेगा, चाहे वो आंगनवाड़ियां आ सकती हैं वहां पे। और इससे पहले भी मैंने ऊपर बात की थी पूर्व शिक्षा, यानी कि प्राथमिक से भी पहले जो शिक्षा बच्चे को दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं। कि अब कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं हमने बनाई प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। तो सबसे पहला हमारा आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो कि 5 मई 1988 को आया था। इसकी विशेषता थी कि इसमें 75% जो है हमें साक्षरता दर को बढ़ाना था 2007 तक, क्योंकि आई थी ये 1988 में। इसमें क्या थी, जनता की अभिप्रेरणा पर यह आधारित था कि हर जनता जो है इससे जुड़ी रहेगी। अगला हमने जो ये नीति अपनाई सार्वभौमिकरण के लिए वो थी महिला समाख्या योजना, जो कि 1989 में आई थी। इसमें बेसिकली किस पे ध्यान दिया गया था, जो पिछले वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा देना और सशक्तिकरण प्रदान करना। तीसरी चीज आई हमारी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे हम DPEP कहते हैं, जो 1994 में आया था और इसने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। चौथी योजना हमने अपनाई मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, जो 15 अगस्त 1995 को आई थी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या था, 8वीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त जो दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। 5वीं योजना हमने अपनाई सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में आई थी, जिसमें हमने जो स्लोगन दिया था सब पढ़ें सब बढ़ें। 6ठी योजना हमने ली साक्षर भारत 2009 की, इसमें हमें साक्षरता दर बढ़ाने पर जोर दिया था। 7वीं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना शिक्षा का अधिकार 2009, जिस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं, वो आई थी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। और इसमें जो है हमने शिक्षा के लिए काफी सारे अधिकार बच्चों को दिए थे। हम कई बार ये 2009 का RTE पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एग्जाम्स में लिख दीजिएगा। तो यही था हमारा यूनिट 4 सारे टॉपिक करा दिए हैं मैंने। सिर्फ वो नहीं कराया जिसमें विभिन्न कालों में
प्राथमिक शिक्षा की भूमिका था, क्योंकि वो इकाई 3 में भी हम कर चुके हैं, उसमें हमने सारे मिशन किए हैं। तो बस आपको वहां से मिशन उठाना है और प्राथमिक शिक्षा के बारे में वहां पे क्या लिखा गया, क्या किया गया, ये सब बताना है। तो ये वाली यूनिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है।